हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और आपका जो सीजीएल का 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए मेमोरी बेस्ड पर वो आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने सारे शिफ्टों को आपको कवर कर रखा है। जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पॉलिटी का देखने को मिला हुआ था कि संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसका संबंध किससे। तो यहाँ पर अगर 123 की मैं बात करूं तो ये आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है ये आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, यानी कि ये अध्यादेश जारी करने से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपका राइट आंसर था। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर ये पूछ ले कि जो राज्यपाल होता है वो किस आपके आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो राज्यपाल का 213 होता है, यानी कि डिजिट यही रहेंगे, बस आगे पीछे हो जाते हैं, याद रखना है। यानी कि आपका राज्यपाल का 213 देखिए डिजिट वही है, और राष्ट्रपति का 123 डिजिट आपके वही है। ये आपको याद रखना है, राज्यपाल 213। 124 आपको ऑलरेडी पता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। 129 जो होता है ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका 129 कहता है। 143 भी याद रखेंगे, 143 क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो होता है परामर्श के लिए राष्ट्रपति बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट के, ये आर्टिकल 143 यानी कि 143 कहता है। ये कुछ आर्टिकल है आपको याद रखना है, जो कि आपके आगे शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब आज की सेकेंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन ये आया हुआ था कि आर्टिकल पूछा हुआ था राज्यसभा का, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना। देखिए थर्ड शिफ्ट में आपका आ भी गया है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये चीज़ याद रखना है, 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरी चीज़ याद रखना है कि राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 80 होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो 81 होता है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो आपके 250 होते हैं। उसके साथ साथ याद रखना है कि इन्हें लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है जाकर के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि राष्ट्रपति जो होता है वो सदस्य 12 मनोनीत करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाकी आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो ये आपका डीपीएसपी भी जो है ये भी लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं इस ई बुक के बारे में, ये जो ई बुक है आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर मेरे पास 2022 हो गया, 2023 हो गया, सारे एसएससी एग्जामों के पीवाईक्यू विद एक्स्ट्रा फैक्ट अवेलेबल हैं, जो कि मैं सेल भी करता हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा। लेकिन 2024 के लिए मैंने क्या किया कि 2024 में एक प्रयास ई बुक बनाई हुई है, जिसमें कि क्या है कि अगर मान लीजिए डांस, आपसे यहाँ पर डांस टॉपिक आपको दिया, तो वो सारे मैं डांस यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जो कि आपके 2024 में चाहे सीपीयू के एग्जाम में पूछे गए, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जामों के मर करके सारे डांस यहाँ पर डाले होंगे। युद्ध जो पूछा गया होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन वो डाला गया होगा। इस तरह से यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके टॉपिक यहाँ पर टोटल मैं 45 टॉपिक ऐड करने वाला हूँ। 35 ऐड हो चुके हैं, बाकी आपको ऐड करके व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे अगर आप अभी परचेज करते हैं। परचेज करने का जो कॉन्टैक्ट है ये आपको दिया हुआ है नंबर, इस पर आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना है। चार्जेस की बात करूं मैं, चार्ज जो आपका रहने वाला है ये आपका 49 रहने वाला है, यानी कि ओनली 49 आपसे 49 रुपये का यहाँ पर चार्ज रख रहे हैं जिन लोगों का आगे एग्जाम है। बाकी देखिए ये सीजीएल के लिए ही भी नहीं है, मतलब कि वो केवल आपका सीजीएल ही इसमें कवर होगा। एमटीएस के आगे एग्जाम में भी काम आने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यू है। बाकी किसी भी ईयर का पीवाईक्यू चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट किसी भी एग्जाम का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं हमारे पास से। बाकी आपको बता दिया, जिसको लेना वो लोग ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वो जो लोग पहले से ऐड हैं वो तो ले ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था, आई थिंक एक क्वेश्चन आपका धारा से पूछा गया था कि जो धारा होता है यानी कि हमारा जो करंट होता है, इसका करंट का यूनिट क्या होता है, यानी कि मात्रक पूछा गया था। तो मात्रक की मैं बात करूं तो ये एम्पियर होता है, ये चीज़ याद रखना है। जो एम्पियर है ये होता है धारा का मात्रक। दूसरी चीज़ यहाँ पर मात्रक की बात करें, एक तो जूल का पूछा जाता है कई बार, तो जूल की बात करूं तो ये वर्क यानी कि कार्य का होता है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या पूछ लेते हैं, एक
पास्कल पूछ लेते हैं, कई बार पास्कल दे दिया जाता है। पास्कल जो होता है ये आपका दाब का मात्रक होता है, कई बार पूछते हैं। जूल की जगह अर्ग भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी आपका किससे होता है, ये आपका हो जाता है जाकर के, ये भी कार से रिलेटेड होता आपका होता है। तो इस तरह से जो होता है आपके मात्रक वगैरह कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका हिंदू यूनिवर्सिटी, आई थिंक नहीं, हिंदू कॉलेज पूछा गया होगा, क्योंकि 1791 की यहाँ पर बात करी गई है। तो 1791 में जो हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, इसकी बात करी जाए, देखिए जहाँ पर हिंदू कॉलेज वगैरह की बात आया करे वहाँ पर बनारस ऑप्शन में हो तो बनारस ही लगा दो। बनारस में जो है 1791 में क्या है, यहाँ पर हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, ये चीज़ याद रखना है। और ये किस लिए था, ये संस्कृत की शिक्षा के लिए आपका ऐड किया गया था, यानी कि संस्कृत वगैरह के लिए इसको ऐड किया गया था। इसके बाद आपका BHU पूछे, यानी कि बनारस हिंदू अगर यूनिवर्सिटी पूछता है तो वो भी आपकी बनारस में, क्योंकि उसके नाम में ही बनारस आ रहा है, और वो आपकी 1916 में करी गई थी। और इसको किया हुआ था जाकर के मदन मोहन मालवीय ने। और अगर ये पूछे कि किसकी मदद से किया हुआ था, तो एनी बेसेंट की मदद से किया हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें पूछा गया था कि किसकी मदद से जो है बनारस जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना करी गई थी। देखिए क्वेश्चंस का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर प्रोवाइड कराता हूँ, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से देख लेना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी है जो जायद की फसल नहीं है। जायद की फसल की मैं बात करूं तो ऑप्शन में आपको चावल दिया हुआ था, तो चावल जो है आपका ये जायद की फसल आपकी नहीं होती। आपकी फसलें 3 होती हैं मुख्यतः, एक तो रबी की फसल होती है, दूसरी आपकी होती है खरीफ की फसल, और ये चावल जो होती है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। जायद की फसल में एक तो आपकी मूंग आ जाती है, यानी कि जायद की फसल में आपकी मूंग आ जाएगी। आपके तरबूज वगैरह जो होते हैं, ककड़ी वगैरह, यानी कि सब्जियां एनऑल जो आपके अप्रैल से आप ये समझिए कि मई जून के बीच में जो बोया जाता है वो जायद का फसल हो जाता है। रबी की फसल अभी करंट में अभी क्या है आने वाली, यानी कि अक्टूबर नवंबर से बोई जाएगी, इसमें कि गेहूं वगैरह होगा। तो जायद की फसल पूछी थी, तो चावल आपका उसमें से जायद का नहीं था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि तेहर ताली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो तेहर ताली की बात करें तो ये राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान जो है ये तेहर ताली राजस्थान से रिलेटेड है। अगर इसकी जनजाति पूछे तो कामड़ जनजाति जो होती है ये क्या होती है, तेहर ताली नृत्य करती है। इसमें क्या करते हैं, पुरुष गाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, पुरुष इसके अंदर गाते हैं। और एक डांस आपको याद रखना है कालबेलिया, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया, पहले SSC ने काफ़ी बार पूछा है, तो हो सकता है आगे पूछा जाए। तो कालबेलिया जो डांस है ये आपका रिलेटेड है जाकर के राजस्थान से ही, और इसको सपेरा जनजाति करती है, और इससे फेमस जो डांसर है उनका नाम है गुलाबो सपेरा। और 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, और 2010 में झारखंड का छऊ भी आपका शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि DPSP के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर ने इसको अनूठी विशेषता कहा हुआ था, यानी कि जो DPSP उन्होंने कहा था ये संविधान की अनूठी विशेषता है, तो यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और बाकी आपको पता ही है ऑलरेडी कि DPSP आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल इसके 36 से लेकर के 51 है, यानी कि आर्टिकल 36 से आपका 51 है, पार्ट 4 में दिया हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2000 क्रिकेट से आपका आई थिंक आया हुआ था कि वर्ल्ड कप फाइनल जो है किसके बीच में खेला गया था, ये आपको बताना है कि आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आते हैं तो इश्यू हो जाता है, जिनका एग्जाम तो वो लोग और कंफर्म कर देंगे। तो फाइनल जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठी बार यहाँ पर जीती थी, इंडिया यहाँ पर हार गई थी। और ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोलते हैं, अहमदाबाद में, ये वहाँ पर खेला गया था। और इंडिया पहली बार 1983 में जीती हुई थी, जो कि कल पूछा गया था, वेस्ट इंडीज को हराकर। दूसरी बार जीती है 2011 में, जो कि श्रीलंका को हराया हुआ था। पहली बार कप्तान थे कपिल देव, दूसरी बार थे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत जो है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है 2026 के अंदर। और बैडमिंटन से क्वेश्चन लक्ष्य सेन का भी पूछा जा चुका है कि लक्ष्य सेन का रिलेशन किससे, तो इनका रिलेशन है बैडमिंटन से। और ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो उत्तराखंड इनका राज्य है, क्योंकि इनका स्टेट भी पूछ सकते हैं, यानी कि बॉर्न जो होता है स्टेट भी पूछ लेते हैं कहाँ से इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आई थिंक एक क्वेश्चन आपका
ये था कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था महिला वाला, उसमें सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 2023 में कौन बनी हुई थी। ये भी क्वेश्चन 2-3 अलग अलग फॉर्मेट में आया है। कोई आपका वर्ल्ड कप का पूछ रहा था, कोई T20 का। तो T20 की मैं बात करूं तो एशले गार्डनर, यानी कि जो एशले गार्डनर हैं, इन्होंने आपका जीता हुआ था जाकर के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द आपका मैच, यानी कि अवार्ड जो जीता था एशले गार्डनर ने। तो ये आपका पूछा गया था, तो एशले गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर WPL की बात करी जाए तो 2023 में, तो WPL का अगर आपसे पूछा गया तो WPL से आपका मोस्ट वैल्यूएबल आपका प्लेयर पूछा गया था। उसमें आपका ये होता नहीं प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट वैल्यूएबल होगा या पर्पल कैप या ऑरेंज कैप, ये आपका जो भी पूछा गया। बाकी कंफर्म करेंगे तो PDF में सही से इसको लगा देंगे। नेक्स्ट आपका है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन किसके, तो ये श्रीलंका के। अगर श्रीलंका से पूछे कि आपके श्रीलंका के कहाँ पर स्थित है, किस आपके लोकेशन में, तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के पश्चिमी तट पर है। और भारत के अगर दिया होगा तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर जो है स्थित है आपका, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट आज के शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी सेकंड मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी। बाकी इनकी क्वेश्चंस की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट वगैरह दे देंगे कहाँ क्या मिलना है, तो उनसे भी जुड़ जाना। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो PDF वगैरह परचेज करने का ई-बुक की बात करी हुई थी, उसका भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। जिनका आगे एग्जाम है वो लोग परचेज करेंगे। 3 डेज आपका एग्जाम आगे नहीं है, तब तक रिवीजन करना है अच्छे से। आपको मैं गाइड भी करूँगा, थोड़ा बहुत करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं 3 डेज बाद, क्या आपका हो सकता है 17 को एग्जाम है, तब आपको देखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लेंगे।